नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 7 जुलाई 2021 के डेली न्यूज एनालिसिस करंट अफेयर्स डिस्कशन में आपका स्वागत है। पहली न्यूज, 8 स्टेट्स गेट न्यू गवर्नर्स। देखिए, गवर्नर्स की बल्क अपॉइंटमेंट करी गई है। राष्ट्रपति भवन से ऑब्वियस सी बात, ये अपॉइंटमेंट्स आएंगी क्योंकि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं हमारे गवर्नर साहब को। बट ऑब्वियसली ये नाम तो बैक एंड से ही क्लियर किए गए होंगे, तो जो हमारी कैबिनेट है उसने ही नाम क्लियर होंगे, नाम गए होंगे हमारे राष्ट्रपति जी के पास और राष्ट्रपति जी ने यहाँ पे अपॉइंटमेंट करी होगी। तो देखते हैं किसको कहाँ कहाँ का गवर्नर बनाया गया है। तो भाई, जो सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट मिनिस्टर हैं अभी के, थावरचंद गहलोत साहब, इनको गवर्नर बनाया गया है कर्नाटका का। पहले वाजूभाई वाला गवर्नर थे, अब हट गए हैं, अब थावरचंद गहलोत इज द गवर्नर ऑफ कर्नाटका। उसके बाद अगर आप देखोगे तो फॉर्मर एमपी एंड फॉर्मर बीजेपी प्रेसिडेंट ऑफ अर्स्टवाइल कंबाइंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के बनने से पहले जो पूरा आंध्र प्रदेश था, वहां पे जो बीजेपी प्रेसिडेंट थे के हरि बाबू साहब को मिजोरम का गवर्नर बनाया गया। फिर सीनियर बीजेपी लीडर एंड फॉर्मर ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर इन गुजरात मंगू भाई पटेल को गवर्नर बनाया गया मध्य प्रदेश का। फिर गोवा असेंबली के फॉर्मर स्पीकर को, जो कि है राजेंद्र अरलेकर साहब, इनको हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बनाया है। तो मिस्टर अरलेकर पहले ऐसे गोवा के रहने वाले इंडिविजुअल हैं, गोवांकर हैं, जो कि किसी भी स्टेट के गवर्नर बने हैं। फिर फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बंडारू दत्तात्रेय, इनको हिमाचल प्रदेश से ट्रांसफर किया गया है हरियाणा, मतलब ये हरियाणा के गवर्नर होंगे। सीनियर बीजेपी लीडर फ्रॉम छत्तीसगढ़ रमेश बायस, ये पहले त्रिपुरा के गवर्नर थे, अब झारखंड के गवर्नर हैं। सत्यदेव आर्या पहले हरियाणा गवर्नर थे, अब ये त्रिपुरा के गवर्नर हैं। केरला के बीजेपी लीडर एस श्रीधरन पिल्लई, ये पहले मिजोरम के गवर्नर थे, अब गोवा के गवर्नर हैं। मतलब जितने भी यहाँ पे पॉलिटिशियंस हैं वही गवर्नर बन रहे हैं। कोई भी ब्यूरोक्रेट टाइप का इंसान, पहले क्या होता था ना कि रिटायर्ड आईपीएस और आईएएस ये गवर्नर बनते थे, अभी स्ट्रिक्टली पॉलिटिशियंस को ही यहाँ पे गवर्नर बनते दिखाया गया। ब्यूरोक्रेट्स तो देखिए कोई नजर आ नहीं रहे यहाँ पे। तो आप लोगों के लिए बुरी खबर है, जस्ट जोकिंग। क्या होता है ना, जो बड़े सिविल सर्वेंट्स होते हैं ना, आईएएस आईपीएस में किसी बहुत ऊंची पोस्ट से रिजाइन किए होते हैं, आईएफएस से, फॉरेन सर्विसेज से, और उनकी रूलिंग सरकार से बनती है, तो कभी कभी रूलिंग सरकार सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को भी गवर्नर बनाती है। बट ज्यादातर केसेस में पॉलिटिशियंस ही बनते नजर आ रहे हैं अभी तो। अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है गवर्नर से रिलेटेड हमारे संविधान में? तो आर्टिकल 153 बोलता है कि हर स्टेट में गवर्नर होगा और एक पर्टिकुलर पर्सन को 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का भी गवर्नर बनाया जा सकता है कंटिजेंसी में। हालांकि एक स्टेट का एक ही गवर्नर बनाया जाता है, जो कि एक ही स्टेट का कामकाज बहुत ज्यादा होता है। इस गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। और ये नॉमिनी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको चाहे गवर्नर बना सकता है, जिसको चाहे गवर्नर की कुर्सी से उठा के दूसरे को बना सकता है। मैं आपको एक बात बता दूं, गवर्नर भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन के हिसाब से अपॉइंट कर रहा है और भले ही गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट समझा जाता हो, बट सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि गवर्नर इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस एंड देयरफॉर अ गवर्नर इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट इंडिपेंडेंटली विदाउट एनी पॉलिटिकल बायस। बट उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो जो गवर्नर है, चूंकि वो केंद्र सरकार द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, तो इन गवर्नर्स को भी पता होता है कि कभी भी केंद्र सरकार हमको हटा सकती है और आगे की अच्छी पोस्टिंग चाहिए तो केंद्र सरकार की बात माननी ही पड़ेगी। इसलिए ज्यादातर केसेस में यह देखा जाता है कि गवर्नर केंद्र सरकार की बात मानते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ निर्देश दिए हैं कि एक गवर्नर को इंडिपेंडेंटली एक्ट करना चाहिए। तो आप कह सकते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में जो गवर्नर की पोजीशन है ये थोड़ा डिसएडवांटेज्ड है। ओके, अगर गवर्नर को भी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर दिया जाता, एक प्रॉपर तरीका होता उसको निकालने का, तो चीजें ज्यादा अच्छी होती। फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है कि स्टेट का। ओके, वो एक्ट करेगा ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो भी उसको करने को कहेंगे वो गवर्नर को करना पड़ेगा। बट अक्सर कर ऐसा देखा गया है कि स्टेट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर ऐसा कोई डिसीजन ले रहे हैं जो कि केंद्र की सरकार को पसंद नहीं आ रहा है, तो ऐसे केस में गवर्नर अक्सर कर बिल को प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड कर देता है और बिल को रोकने की कोशिश करता है। पोस्ट ऑफ गवर्नर के लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट कहाँ है लिखी है? तो आर्टिकल 157, आर्टिकल 158। जब मैंने आपको पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ाई है, वहां पे मैंने गवर्नर के टॉपिक को बहुत ढंग से कवर किया है, इसलिए बहुत हल्का फुल्का ही बता रहा हूँ। ग्रांट, पार्डन, रिप्रीज, इन सब की ताकत कहाँ दे रखी है? आर्टिकल 161 में। आर्टिकल 163 आप कह सकते हो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देयर इज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्सेप्ट सम कंडीशंस फॉर डिस्क्रिशन। ये डिस्क्रिशन की कंडीशंस गवर्नर चैप्टर में पढ़ा रखी हैं लक्ष्मीकांत पॉलिटी में। नहीं देखा है, देख लीजिए जाके। ओके, चीफ मिनिस्टर और दूसरे मिनिस्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर ही अपॉइंट करेगा, लेकिन गवर्नर अपनी मन मुताबिक किसी को भी अपॉइंट नहीं कर सकता। जो पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री कन्वेंशन है, भाई जो भी मेजोरिटी पार्टी जीत के आएगी उसके रिप्रेजेंटेटिव को ही चीफ मिनिस्टर बनाना पड़ेगा और चीफ मिनिस्टर जिनका नाम लेगा उनको मिनिस्टर बनाना पड़ेगा। ठीक है भाई,
फिर भाई अगर लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई बिल पास कर दिया है, ओके, तो बिल अगर गवर्नर के पास असेंट के लिए गया है तो उस पर असेंट देना है या असेंट विदहोल्ड करना है या फिर उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजना है। ये वाला जो प्रोसीजर है आर्टिकल 200 में लिखा है। और ऑर्डिनेंस को प्रोमोलगेट करने वाला जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 213 में लिखा है। तो गवर्नर आर्टिकल प्रोमोलगेट कर सकता है, ये आर्टिकल 213 में लिखा है। नीचे कमेंट बॉक्स में बिना बुक रेफर किए बताओ कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑर्डिनेंसेस को प्रोमोलगेट कर सकता है। जस्ट टेल इन द कमेंट बॉक्स बिलो। जनरल स्टडीज पेपर 2 में अपॉइंटमेंट टू वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में न्यूज आपको काम आएगी। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया, कर सकते हैं। ज्वाइन बटन दबा के आप मेरे इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को, एफर्ट को सपोर्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ देखिए वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, दिस इज बेसिकली मैंडेटरी। अगर आप आ रहे हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उसको शेयर नहीं कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, देन दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर मी। आपको ये करना ही पड़ेगा, दिस इज मैंडेटरी। एटलीस्ट गुरु दक्षिणा के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। साथ साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहां पे आप अपने डाउट्स भेज सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए। और डेली के बेसिस पे मैं अपनी वेबसाइट harshitdivedi.com पे आपके लिए 3 आर्टिकल्स अपडेट करता हूँ। एक द हिंदू एडिटोरियल का जिस्ट, एक डेली न्यूज कंपाइलेशन। यहाँ पे जो भी मैं इस करंट अफेयर्स की सीरीज में ये जो वीडियो है पर्टिकुलर, इसमें जितने भी आर्टिकल्स डिस्कस कर रहा हूँ उसके डेली जो भी न्यूज के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद फैक्ट्स विद स्टैटिस्टिक्स शाम तक वेबसाइट पे अपलोड हो जाते हैं। ये पीडीएफ तो मैं आपको दे दूंगा, बट वेबसाइट वाला कंटेंट मैं आपसे बोलूंगा, चूंकि वेबसाइट वाला कंटेंट शाम तक अपलोड होगा, उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशंस होंगे और यहाँ पे पीपीटी जल्दी जल्दी में बनाई हुई होती है सुबह, तो कंटेंट थोड़ा सा कम होता है, लिमिटेड होता है। तो एक बार वेबसाइट वाले कंटेंट को रेफर कर सकते हैं। और वन लाइनर न्यूज का भी एक आर्टिकल डेली बेसिस पे अपलोड होता है वेबसाइट पे। नेक्स्ट न्यूज, पीएम मोदी ग्रीट्स दलाई लामा ऑन हिज 86th बर्थडे। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने दलाई लामा को ग्रीटिंग दी ऑन अ फोन कॉल। तिब्बतन स्पिरिचुअल लीडर का 86th बर्थडे था ये, और इस बार पहली बार मोदी जी ने पब्लिकली कंफर्म किया है कि वो दलाई लामा जी को बर्थडे विशेस दे रहे हैं। ओके, मतलब आप कह सकते हो कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तब से आप कह सकते हो कि 6-7 बर्थडे निकल चुके हैं दलाई लामा जी के, बट ये पहला बर्थडे है जहां पे मोदी जी ने इनको ओपनली बधाइयां दी है। उसका ऑब्वियस रीजन है, लद्दाख में इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ चल रहा है और ये जो चाइनीज फोर्सेज हैं जो कि हमारी जमीन में घुस आई हैं, ये पीछे जाने तक का नाम नहीं ले रही हैं। तो अब ऐसे केसेस में फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे किसी ना किसी प्रकार से तो इंडिया को पुशबैक करना ही पड़ेगा चाइना को। तो जो दलाई लामा है जो कि तिब्बतन कॉज को प्रमोट करते हैं, हालांकि मैं बता दूं कि देखिए तिब्बतन कॉज अब काफी मुश्किल हो गया। तिब्बत के ऊपर घेरा मार के बैठा है चाइना और तिब्बत के अंदर काफी कल्चरल क्लेंजिंग भी हो रही है। तो अब बहुत ही कम ऐसे चांसेस हैं कि दलाई लामा और उनके फॉलोअर्स जाके फिर से तिब्बत को एक अलग देश बना पाए। इट इज वेरी डिफिकल्ट। अगर आप देखो तो मोदी जी और जी जिनपिंग और इंडिया चाइना के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी उथल पुथल वाले रहे हैं, इनस्टेबिलिटी वाले रहे हैं। जुलाई 2019 में इंडिया और चाइना ने अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश की थी। 2017 के डोकाला स्टैंड ऑफ के बाद रिश्ते बिगड़ गए थे। 2020 में तो चाइना ने हद ही कर दी। बीच में जितनी भी ये इनफॉर्मल समिट हुई थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मोदी जी ने जी जिनपिंग को इनफॉर्मल समिट के लिए बुलाया था, तो अप्रैल 2018 में मोदी जी चाइना गए थे, वुहान में उन्होंने इनफॉर्मल समिट की थी प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के साथ, और उसके बाद जी जिनपिंग इंडिया आए थे अक्टूबर 2019 में और ममालापुरम में इनफॉर्मल समिट हुई थी। इन सब इनफॉर्मल समिट के बाद अक्टूबर 2019 में जी जिनपिंग यहां से गया और मार्च अप्रैल 2020 में क्या हुआ ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो कहीं ना कहीं इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटीज को चाइना के सामने बदल रहा है, बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि चाइना तो देखिए सुधरने वाला है नहीं। चाइना को इतना पता है कि लॉन्ग टर्म में उसको एक ही कंट्री टक्कर दे सकती है, एक ही कंट्री कंपटीशन दे सकती है, वो है इंडिया। इसलिए चाइना पूरी कोशिश करेगा कि इंडिया को वो कभी भी स्ट्रांग ना होने दे। ये बात बिल्कुल सही है। लॉन्ग टर्म में चाइना यूएसए को पीछे छोड़ेगा, ये बात तय है। और कहीं ना कहीं इंडिया टक्कर देगा चाइना को, ये पता है। खास बात ये है कि देखिए यूएसए आता है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, चाइना ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, और ये जो एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया वाला इलाका है, यहाँ पे चाइना सबसे डोमिनेंट है। अभी चाइना की इस डोमिनेंट पोजीशन को अगर कोई कंट्री रोक पा रही है तो वो इंडिया है। तो लॉन्ग टर्म में इंडिया एक थ्रेट ना बन जाए चाइना के लिए, इसलिए चाइना पूरी कोशिश कर रहा है कि इंडिया की ताकत को कम किया जाए, इंडिया को ह्यूमिलिएट किया जाए, उसकी जमीन खींची जाए, खरीदी मतलब अपनी तरफ खींची जाए। ये सब चाइना कोशिश करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दलाई लामा की बात की जाए तो ये कौन है, तो तिब्बतन बुद्धिस्ट का मानना है कि भाई दलाई लामा अवलोकितेश्वरा या फिर शेनरिजिग बोधिसत्वा है, कंपैशन के पैटर्न सेंट है तिब्बत के। बोधिसत्वा पता है ना आपको क्या होते हैं? बुद्धिज्म धर्म में वो लोग
जिनको बुद्ध की तरह ज्ञान प्राप्त हो गया, इनको बोधिसत्व बोला गया। और जो ज्ञान बुद्ध ने अपने फॉलोअर्स को दिया, वही ज्ञान बोधिसत्व भी अपने फॉलोअर्स को देते हैं। तो पैटर्न सेंट माना जाता है इनको तिब्बत का, और बोधिसत्व ऑफ कंपैशन माना जाता है। तिब्बत के ये स्पिरिचुअल लीडर हैं, तिब्बत से ही भाग के ये इंडिया में आए थे। तिब्बत वापस जाना चाहते हैं और वहां पे जाके अपनी खुद की सरकार बनाना चाहते हैं, बट ये देखिए काफी मुश्किल है। तिब्बत के गवर्नमेंट ऑफ एग्जाइल भी है, गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी है, जो कि इंडिया से ऑपरेट करती है। उसके एक लीडर है लॉबसांग सांगे, जिन्होंने 26 मई 2014 को मोदी जी की जो स्वेरिंग इन सेरेमनी थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है भाई, तो ये इनके बारे में बेसिक जानकारी थी। अभी के करंट दलाई, देखिए एक बात और बता दूं, दलाई लामा एक इंडिविजुअल के साथ एक टाइटल है। इंडिविजुअल्स अलग अलग हो सकते हैं, बट ये टाइटल दलाई लामा रहेगा। जैसे कि अभी के जो 14वें दलाई लामा है वो कौन है, टेंजिंग ग्यात्सो। इससे पहले 13 दलाई लामा ऑलरेडी रह चुके हैं। तो दलाई लामा इज बेसिकली ए टाइटल, और इंडिविजुअल्स इन टाइटल को अक्वायर करते हैं। ऑब्वियसली बात है, वही इंडिविजुअल्स इन टाइटल को अक्वायर कर सकते हैं जिनकी एक बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है अपनी कम्युनिटी के अंदर। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट, और जनरल स्टडीज पेपर 4 में ह्यूमन वैल्यूज लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स एंड टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर्स में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टू फाइन 10,000 रुपीज फॉर फ्रॉड मैसेजेस। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला है कि कॉमर्शियल एसएमएस सेंडर्स, जो लोग भी कॉमर्शियली एसएमएस भेजते हैं, ये कोई एक कंपनी हो सकती है जो अपने मतलब प्रोडक्ट को आप कह सकते हो कि प्रमोट कर रही हो। होता है ना कि कुछ मॉल्स होते हैं जो अक्सर कर ये बोलते रहते हैं कि हमारे इस शॉप में ये वाला स्कीम चल रही है, इस शॉप में ये स्कीम चल रही है। अक्सर कर आपको बड़े बड़े ब्रांड से ये टीवी खरीद लो, ये फ्रिज खरीद लो, ये वॉशिंग मशीन, ये टोस्टर खरीद लो, इस प्रकार के बहुत से मैसेज आते रहते हैं। अब इसमें से कुछ ऐसे मैसेज भी होते हैं जो कि लोगों से पैसा खींचना चाहते हैं कि इतने की बम्पर स्कीम, इतना रुपए लगाओ तो इतना जीतो। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे कॉमर्शियल एसएमएस सेंडर्स हैं जो कि लोगों को उल्लू बनाते हैं। तो ऐसे एसएमएस जिसमें जो टाइटल है एसएमएस का वो फ्रॉड है, जिसमें लोगों को एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, जिसमें लोगों को गलत तरीके से उनसे पैसे खींचने की कोशिश की जा रही है, या उनको कोई गलत प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, ऐसे केस में कोई भी अगर एक ऐसा इंस्टेंस निकल के आता है तो उस कॉमर्शियल एसएमएस सेंडर के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन 10,000 रुपए तक का फाइन लगा सकता है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उसके पास जो भी टेलीकॉम रिसोर्सेज का एक्सेस होगा वो भी डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के द्वारा सस्पेंड कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा। ओके, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, एनी सेंडर हु इज कॉट सेंडिंग एन एसएमएस यूजिंग इनवैलिड हेडर विल बी फाइंड इन द रेंज ऑफ 1,000 to 10,000 पर वॉल्यूशन प्लस परमानेंट सस्पेंशन ऑफ द सेंडिंग मोबाइल नंबर। मतलब वो कॉमर्शियल प्रोवाइडर जिस भी मोबाइल नंबर से ये सारे फेक मैसेजेस भेज रहा होगा, वो मोबाइल नंबर का कनेक्शन, उसकी सेंडर आईडी भी सस्पेंड की जा सकती है। इस बात पे डिपेंड करेगा सस्पेंशन कि कितने वॉयलेशंस उस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से हो चुके हैं और उस पर्टिकुलर कॉमर्शियल कंपनी से हो चुके हैं, उस कंपनी के खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बोला है कि एक डाटा इंटेलिजेंस यूनिट बनाई जाएगी केंद्र के लेवल पे। उसके साथ साथ सर्विस एरिया लेवल पे फील्ड यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिसको बोला जाएगा टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, TAFCOP। ये टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो फील्ड यूनिट्स होंगी ना डिपार्टमेंट की, ये ग्राउंड लेवल पे इस चीज की इंक्वायरी करेंगे कि कितने फेक मैसेज जा रहे हैं, किन किन लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है। इन सब चीजों की ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग करेगी ये TAFCOP। और सेंट्रल लेवल पे कौन इन सब चीजों को देखेगा, डाटा इंटेलिजेंस यूनिट। बस आज की डेट में मोबाइल नंबर्स के थ्रू बहुत सारे फ्रॉड भी हो रहे हैं। ओके, अगर आप देखो तो फेक सिम कार्ड्स हैं आज की डेट में, फेक आईडी प्रूफ के बेसिस पे फेक सिम कार्ड्स लिए जाते हैं और फिर इनसे उल्टे सीधे मैसेज भेजे जाते हैं। पहले जब करप्शन वगैरह और एक्सटॉर्शन का रैकेट चलता था तब इन्हीं फेक सिम कार्ड्स का प्रयोग होता था, और अभी इन फेक सिम कार्ड्स का प्रयोग होकर उल्टे सीधे कॉमर्शियल मैसेजेस भेजे जाते हैं। मोबाइल पोर्टेबिलिटी फ्रॉड चल रहे हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का क्रेडिट कार्ड या फिर मान लीजिए नेट बैंकिंग अकाउंट किसी एक मोबाइल नंबर के साथ जुड़ा हुआ है, तो फर्जी कागज पे उसका मोबाइल नंबर ही पोर्ट करवा दिया, और एक दिन के लिए भी अगर उसका मोबाइल नंबर का एक्सेस रहा तो उसके इंटरनेट बैंकिंग से सारे पैसे निकाल लिए। तो इस प्रकार की बहुत सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं। तो इसीलिए ये जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम है, ये जो नया प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसका नाम है डाटा इंटेलिजेंस यूनिट, जिसकी फील्ड यूनिट्स का नाम होगा TAFCOP, ये सारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ मिलकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर, टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स के साथ मिलकर जितनी भी ये फ्रॉड एक्टिविटी हो रही है जिसमें मोबाइल नंबर्स का प्रयोग करके, टेलीकॉम रिसोर्सेज का प्रयोग करके फाइनेंशियल फ्रॉड किया जाता है, इनको रोका जाएगा। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डाटा एनालिटिक्स को भी खंगाला जाएगा।
तो देखिए जितने भी सिम कार्ड्स फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स पे इशू किए गए हैं उनको डाटा एनालिटिक्स और मतलब स्पेसिफाइड एल्गोरिदम से चेक किया जाएगा। देखिए करोड़ों के कनेक्शन हैं, 100 करोड़ से ज्यादा तो मोबाइल फोन कनेक्शन ही होंगे इंडिया में, तो क्या सबको मैनुअली चेक कर सकते हो? ऑब्वियस सी बात है, सबको मैनुअली चेक नहीं कर सकते। तो कितने सिम कनेक्शंस फॉर्ज डॉक्यूमेंट पे लिए हैं, इसको डाटा ये एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चेक किया जाएगा। फिर देखिए एक वेब बेस्ड सिस्टम और मोबाइल ऐप बनाई जाएगी जिसका नाम होगा साथी। फुल फॉर्म क्या है? सेफ एक्सेस टू टेलीकॉम रिसोर्सेज विदाउट हैरेसमेंट एंड इन्फ्रिंजमेंट, साथी इनिशिएटिव। ये क्या करेगा? एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा यूजर्स को, ताकि वो यूजर्स उस प्लेटफॉर्म पे अपनी कंप्लेंट्स को रजिस्टर कर सके ऑन अनऑथराइज्ड कनेक्शंस। तो मान लीजिए किसी भी यूजर के साथ कोई फ्रॉड हुआ है मोबाइल की किसी टेक्नोलॉजी के थ्रू, मोबाइल इंटरनेट के थ्रू या मोबाइल आप कह सकते हो एसएमएस सर्विसेज के थ्रू, तो ऐसे केसेस में ये मोबाइल ऐप साथी आप इंस्टॉल करिए और उस साथी पे आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हो और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एक्शन लेगा। फिर ये जो मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी होती है जिसमें आप अपने फोन को, अपने सिम को किसी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे ट्रांसफर कर सकते हो, तो उसमें भी कभी कभी फ्रॉड होता है कि भाई आपके बिहाफ पे कोई दूसरा गया, उसने आपके डॉक्यूमेंट्स को फॉर्ज किया और आपके मोबाइल सिम को पोर्ट करा लिया। तो इस पोर्टेबिलिटी के समय पे जो भी सब्सक्राइबर को पोर्ट किया जा रहा है, मान लीजिए एयरटेल टू वोडाफोन आइडिया, तो ऐसे केस में अगर एयरटेल ट्रांसफर कर रहा होगा, पोर्ट कर रहा होगा, तो एयरटेल नेम, डेट ऑफ बर्थ, फोटोग्राफ भेजेगा किसको? रेसिपिएंट टीएसपी को। यानी डोनर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर रेसिपिएंट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर को डिटेल्स भेजेगा। यानी कि अगर आप एयरटेल से पोर्ट करवा रहे हो तो एयरटेल आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और फोटोग्राफ किसको भेजेगा? वोडाफोन आइडिया को, जिसमें आप पोर्टिंग करा रहे हो। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो और वोडाफोन आइडिया आपसे भी आपके डॉक्यूमेंट मांगेगा, तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ लेके जाओगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जिस पर्टिकुलर नेटवर्क से आपने अपना मोबाइल पोर्ट करवाया है उससे भी आपकी डिटेल इंफॉर्मेशन आएगी, दोनों को मैच कराया जाएगा और तभी एक नया मोबाइल पोर्टेबिलिटी वाला जो सिम है वो एक्टिव होगा। प्लस एक और नियम कानून जल्दी ही इंप्लीमेंट होगा। अब जब आपके फोन पे कोई फोन करेगा ना, तो उस फोन नंबर के साथ साथ उस फोन नंबर जिसके नाम पे रजिस्टर्ड है ना, उसका नाम भी आएगा। अभी तो क्या है कि आपने अगर इस तरीके की एप्स इंस्टॉल कर रखी है ट्रू कॉलर, हालांकि ट्रू कॉलर बैन है, तब भी बहुत सारे लोग आज की डेट में ट्रू कॉलर इस्तेमाल कर रहे हैं इलीगल तरीके से। और भी ऐसी बहुत सी एप्स होती हैं जिसमें क्या होता है कि आपको किसने फोन किया, अगर आपका फोन इंटरनेट से जुड़ा हुआ है तो आपको पता चल जाएगा कि फोन कौन कर रहा है। अब तो भाई सीधे सीधे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से बोला जाएगा कि जिसके नाम पे ये नंबर रजिस्टर है, अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन एक फोन से दूसरे फोन पे फोन कर रहा है, तो जो पर्टिकुलर पर्सन फोन कर रहा है उसका नाम फोन आने वाले की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होना चाहिए, चाहे उसका फोन मोबाइल इंटरनेट से कनेक्टेड हो चाहे ना हो। यानी बिना इंटरनेट के ही अब जब भी किसी कोई फोन आपके फोन पे आएगा तो आपके नंबर के साथ आपको उसका नाम भी दिखेगा। ये अभी लागू नहीं है, लागू होने में हो सकता है 1-2 साल लग जाए, बट सरकार इसको जल्दी जल्दी लागू कर रही है। तो इसको क्या बोला जाएगा? कॉलिंग लाइन नेम आइडेंटिफिकेशन डाटाबेस, CLNID। बिना इंटरनेट कनेक्शन के, आपके फोन में इंटरनेट कनेक्शन है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, जब भी आपके फोन पे फोन आता है नंबर तो डिस्प्ले होता ही, चाहे कितना भी छोटा चाहे कितना भी एडवांस्ड मोबाइल हो आपका, अनटिल अनलेस किसी ने प्राइवेट नंबर ना ले रखा हो। अभी अक्षय कुमार और ऐश्वर्या राय जैसे लोग के पास प्राइवेट नंबर होता है, ये किसी को भी कॉल करेंगे तो प्राइवेट नंबर कॉलिंग लिख के आएगा। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं हमारे जैसे, हम किसी को फोन करते हैं या हमारे पास फोन आता है तो फोन नंबर डिस्प्ले होता है, उस फोन नंबर के साथ अब नाम भी डिस्प्ले होगा अकॉर्डिंग टू दिस कॉलिंग लाइन नेम आइडेंटिफिकेशन डाटाबेस। और इसके लिए इंटरनेट कनेक्टिविटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया रेजेस इट्स शेयर इन वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन। स्टॉक मार्केट बूम कर रहे हैं, क्यों बूम कर रहे हैं पता नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ओके, बट मार्केट के दाम बहुत तेजी से उठ रहे हैं, स्टॉक्स के दाम बहुत तेजी से उठ रहे हैं। अगर आप देखिए तो जून 2021 में ब्लूमबर्ग डाटा के हिसाब से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से ध्यान रखिएगा, जून 2021 के हिसाब से ब्लूमबर्ग डाटा क्या बोलता है कि इंडिया का वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.6% पहुंच गया है। यानी अगर पूरी दुनिया में 100 है मार्केट कैपिटलाइजेशन, से उसमें से 2.6 कहां से आ रहा है? इंडिया की तरफ से आ रहा है। और ओवरऑल इंडिया का जो लॉन्ग टर्म रहा है वर्ल्ड मार्केट कैपिटलाइजेशन का, वो 2.45% रहा है। अब इंडिया का कितना पहुंच गया? 2.6% पहुंच गया है। मई 2020 में कोरोना की जो फर्स्ट वेव आई थी उसके जस्ट बाद हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.05% पे आ गया था ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अभी 2.6% पे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि पिछले एक साल में हमने ये देखा है कि भैया स्टॉक मार्केट्स बूम कर रहे हैं।
अब ये अलग बात है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि अनसाइंटिफिकली बूम कर रहे हैं, इतना बूम नहीं करना चाहिए, कुछ फ्रॉड चल रहा है, बट बूम कर रहे हैं। शेयर के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और ये तो आप सबको पता है कि ओवरऑल अगर आप इक्विटीज में इन्वेस्ट कर देते कोरोना के लॉकडाउन के बाद, तो अब तक आपका 100-200% का रिटर्न तो ऐसे ही आ गया होता। देखिए, नॉर्मल से नॉर्मल इंडियन इक्विटी ने भी पिछले साल 49% का रिटर्न दिया है। सोचिए 49% का रिटर्न कितना बड़ा है। अगर आप 1 लाख रुपया डाल रहे हो आप एफडी में, तो एफडी में इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 5%, कुछ जगहों पे 4.5%। आपको 4.5 रुपया मिलेगा 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पे। और वहीं पे स्टॉक मार्केट में 1 लाख डालोगे तो कितना मिलेगा? 49,000 रुपीज का रिटर्न। तो कौन क्यों ही कोई डालेगा एफडी में? ये भी एक रीजन है स्टॉक मार्केट के बढ़ने की, क्योंकि एफडी और इस प्रकार की जो सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स थे इसमें रिटर्न नहीं मिल रहा था लोगों को, तो लोगों ने स्टॉक्स में बहुत इन्वेस्ट किया है। ओवरऑल इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है ना, वो जून 2021 में 66% पे पहुंच गया था, अराउंड $3.02 ट्रिलियन। अभी ये 66% क्या है ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए मैं आपको बताता हूं क्या सीन है। ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है इसको आपको समझना पड़ेगा। मार्केट कैप की यहां पे परिभाषा दे रखी है, मार्केट वैल्यू ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। मान लीजिए एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसके 1 लाख शेयर्स मार्केट में घूम रहे हैं और उन 1 लाख शेयर्स की पर शेयर की वैल्यू 10 रुपए है, तो कितना हो गया टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन? 10 लाख रुपए। समझ गए? सिंपल। तो ये चीज होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन। एक कंपनी है, उस कंपनी ने अपने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू किए, हर शेयर की कीमत 10 रुपए, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन उस कंपनी को हो गया 10 लाख रुपए। उसी प्रकार से हमारे देश की इकोनॉमी में जितने भी स्टॉक एक्सचेंज काम करते हैं, वहां जितनी भी कंपनीज लिस्टेड हैं, उनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इनटू उनके टोटल नंबर ऑफ दाम, और ये टोटल वैल्यू मिला के कितनी बन जाती है? $3.02 ट्रिलियन। ओवरऑल इन जितनी भी कंपनीज की टोटल औकात है, उस औकात का 66%, उस टोटल कंपनी की वर्थ का 66% है ये मार्केट कैपिटलाइजेशन। इसलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी इंडिविजुअल को एकदम से अमीर बना देता है। बीच में आपने सुना होगा कि एलॉन मस्क दुनिया के नंबर 1 इंसान बन गए थे अमीरियत में। कैसे बन गए थे? क्योंकि जो उनके स्टॉक्स थे, उन स्टॉक्स के दाम एकदम से बढ़ गए थे। तो होता ही है कि मान लीजिए किसी एक कंपनी की वर्थ है 100 करोड़ रुपया, ठीक है, और मार्केट कैपिटलाइजेशन में जो उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं वो मान लीजिए हैं 50 करोड़ के। तो समझिए ओवरऑल कंपनी की कीमत 100 करोड़ है, बट उसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स ही 50 करोड़ के। आउटस्टैंडिंग शेयर्स क्या होता है? जितने शेयर, मैं बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बता रहा हूं, जितने शेयर उस पर्टिकुलर कंपनी के मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, जो आप जाके खरीद सकते हो। एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी क्या होती है? एक पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी ने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू अपने शेयर्स को मार्केट में उतार रखा है। अब वो शेयर्स मार्केट में इधर उधर घूम रहे हैं, आप लोग खरीद रहे हो, बेच रहे हो, लेकिन वो शेयर्स आपकी कंपनी ने इशू किए हैं। अब एग्जांपल देता हूं इसका आपको। अब जियो, रिलायंस जियो करके कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मान लो। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बहुत लाखों शेयर्स मार्केट में घूम रहे हैं और उन शेयर्स की कुछ वैल्यू है। अभी इन्हीं शेयर्स में कुछ शेयर भाई मुकेश अंबानी जी के भी होंगे। तो होता है ना कि भाई एक कंपनी का जो सबसे बड़ा मालिक कौन है, जिसके पास उस कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर्स है। अभी सारे शेयर्स आउटस्टैंडिंग नहीं होते, हो सकता है कि सारे शेयर्स मार्केट में ट्रेड ना कर रहे हो। बहुत सारी कंपनीज बहुत सारे शेयर्स मार्केट में ट्रेड में करती हैं, तो कभी कभी ओवरऑल 100% ऑफ द कंपनी की कीमत मार्केट में ट्रेड कर रही होती है। कभी कभी हो सकता है कि कंपनी की कीमत का थोड़ा कम अमाउंट मार्केट में ट्रेड कर रहा हो। तो ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी में टोटल वैल्यू का 66% मार्केट कैपिटलाइजेशन था, मतलब इतने परसेंट उसके शेयर्स मार्केट में फ्लोट कर रहे थे। तो अगर किसी कंपनी की कीमत 100 करोड़ है तो 66 करोड़ के शेयर्स उसके मार्केट में फ्लोट कर रहे होंगे। तो हमारी देश की पूरी इकोनॉमी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना हो गया? 66%। जितनी भी कंपनी, जितने भी एसेट्स मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, टोटल वैल्यू का 66% तो मार्केट में ही फ्लोट कर रहे हैं। अब होता यह है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, मान लीजिए मैं कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया, मेरे पास 1000 करोड़ की कंपनी आ गई। ओके, अभी 1000 करोड़ की कंपनी को मैंने स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, स्टॉक मैंने इशू कर रखे हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में मेरे स्टॉक्स खरीद रहे हैं। तो उन शेयर्स की मैक्सिमम ओनरशिप जिसके पास होगी वो होगा ओनर। तो मान लीजिए मैंने उसके बहुत सारे शेयर्स खरीद रखे हैं और बहुत सारे मार्केट में भी ट्रेड कर रहे हैं। अभी मार्केट में ज्यादा बिके और एकदम से उन शेयर्स के दाम बढ़े तो मैं भी अमीर बन जाऊंगा। अक्सर कर अनिल अंबानी टॉप 10 में पहुंच जाते हैं, एलॉन मस्क एकदम नंबर 1 में पहुंच जाते हैं। ये कैसे पहुंच जाते हैं? एकदम से इनके जो स्टॉक्स के शेयर होते हैं ना, उसके दाम ऊपर चले जाते हैं। तो जब उसके दाम ऊपर चले जाते हैं तो इनकी औकात भी ऊपर चली जाती है। और स्टॉक मार्केट में पिछले आप 1 साल में देख रहे हो कुछ बूम सा हो गया है, एकदम से पूरी इकोनॉमी नीचे जा रही है, ग्रोथ निगेटिव है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, बट स्टॉक मार्केट बूम कर रहा है। और इसी के लिए आप देखोगे कि जितनी भी कंपनीज के स्टॉक्स
मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं। उसके चलते हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आई होप मैं आपको चीजें समझा पाया हूं। अगर नहीं समझा पाया हूं तो जो भी आपका स्पेसिफिक डाउट इस टॉपिक में बचा है मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेके, उसका क्वेश्चन आप नीचे जरूर पोस्ट करो। देखिए इस टॉपिक को मैंने आपको समझाया, आपको नहीं समझ में आया तो मुझे समझ में आना चाहिए कि आपको नहीं समझ में आया, और मुझे ये भी समझ में आना चाहिए कि आपको क्या नहीं समझ में आया। तो इस टॉपिक में जो आपको नहीं समझ में आया वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ। जो आपके डाउट्स हैं मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। मैं शायद आपके डाउट्स का जवाब ना दे पाऊं, बट मैं इस बात को जरूर इंश्योर करूंगा कि आगे आने वाली वीडियोस में मैं इन डाउट्स को एड्रेस करूं और इस प्रकार के दूसरे टॉपिक्स को उसी एफिशिएंसी के साथ एक्सप्लेन करूं। व्हाट माय पॉइंट? तो अपने डाउट्स जरूर नीचे छोड़ना। जनरल स्टडीज पेपर 3 में इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सिर्फ अपने डाउट्स इसलिए लिखते हैं क्योंकि जवाब मिलेगा। मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, बट मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे पता चल जाता है कि आपके दिमाग में डाउट क्या है। तो डेफिनेटली किसी और वीडियो में मैं उस डाउट को एड्रेस कर दूंगा, सबके काम में आ जाएगी। गॉट इट? नेक्स्ट पे चलते हैं, डिस्क्रीट ऑरोरास ऑन मार्स। देखिए यूएई का जो होप स्पेस क्राफ्ट है, आपको पता है कि वो मार्स के चारों तरफ चक्कर काट रहा है। यूएई ने लैंडिंग नहीं कराई, वो चारों तरफ चक्कर काट रहा है। लैंडिंग 2 कंट्रीज ने कराई है मार्स की सरफेस के ऊपर, नासा का परसेवरेंस रोवर और चाइना का ज़्यूरोंग। ठीक है, तो अब ये यूएई का जो स्पेस क्राफ्ट है, इसने मार्स के जो नाइट वाली साइड है इसके ऊपर कुछ डिस्क्रीट ऑरोरास की पिक्चर ली है। ये डिस्क्रीट ऑरोरा कैसे दिख रहे हैं? तो आप देख सकते हो कि ये मार्स दिख रहा है और मार्स में एक तरफ पे आपको सन दिख रहा है। तो ये सन वाली साइड है, ये नाइट वाली साइड है। अभी नाइट वाली साइड में यहाँ पे इधर 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 और इधर इस प्रकार के आपको ऑरोरास दिख रहे हैं। ऑरोरा आपको पता है ना, हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे भी आपको ऑरोरा नजर आते हैं। फोटोज दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस के बारे में नहीं पता है और ऑरोरा बोरियालिस के बारे में नहीं पता है तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी में आप उतने अवेयर नहीं हो। अगर आप टूरिस्ट व्लॉग भी देखते होगे तो भी इनके बारे में आपको पता होगा। ठीक है, और मैंने एनसीईआरटी में अपनी बेसिक किताबों में पढ़ाया ही आपको ऑरोरास के बारे में, मैंने अपनी वीडियोस में कई बार बताया, तो जो लंबे समय से देख रहे हैं उनको पता होगा। तो भाई ये जो मार्स का नाइट स्काई है उसमें भी कुछ डिस्क्रीट ऑरोरास देखने को मिले हैं। फार और एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट ऑरोरल एमिशंस मार्स के नाइट साइड पे देखने को मिले हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, द बीकन्स ऑफ लाइट दैट स्टैंड आउट against the dark night side disk are highly structured discrete aurora which traces out where energetic particles excite the atmosphere after being funneled down by a patchy network of crustal magnetic fields that originate from minerals on the surface of the Mars। तो भैया देखिए मार्स की अपनी खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड है, मार्स की सरफेस पे भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, उसके एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मिनरल्स हैं और कुछ सोलर पार्टिकल्स सन की तरफ से आ रहे हैं। और आपको पता है जो ऑरोरास बनते हैं हमारे जो अर्थ है उस अर्थ के भी जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, वहां पे जब सोलर विंड्स हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्शन करती हैं और हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करती हैं तो ये डांसिंग लाइट्स नजर आती हैं। हाँ, हमारे पोल्स के अलावा बाकी जगहों पे ये सोलर पार्टिकल्स को सक्सेसफुली हमारा मैग्नेटिक फील्ड डिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए वहां पे ऑरोरा नहीं दिखते। वैसे जो ऑरोरास देखने में है ये बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन वो जो सोलर पार्टिकल्स जो कि हमारे मैग्नेटिक फील्ड के साथ रिएक्शन करके वो डांसिंग लाइट पैदा करते हैं, अगर वो सोलर पार्टिकल सच में अर्थ की सरफेस पे पहुंच जाते ना तो बहुत डेडली होते, जान माल उड़ा देते वो। लेकिन किसी भी प्लेनेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी स्ट्रेंथ की वजह से ये सोलर पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और इनके डिफ्लेक्शन के चलते ये डिस्क्रीट ऑरोरास बनते हैं। और हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल बनते हैं, यहां मार्स में नॉर्थ पोल साउथ पोल पे नहीं, बीच पे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है सीन। ओके, तो ऑरोरास अर्थ में बनते हैं नॉर्थ और साउथ पोल पे। मार्स में डिस्क्रीट ऑरोरास पूरे प्लेनेट पे नजर आते हैं, सिर्फ नॉर्थ साउथ में नजर नहीं आते और रात में नजर आते हैं। और हमें भी ऑरोरास अपने नॉर्थ और साउथ पोल पे नॉर्थ रात में ही दिखते हैं। तो भाई क्या बताया जा रहा है कि द बीकन्स ऑफ लाइट दैट स्टैंड आउट अगेंस्ट द डार्क नाइट साइड डिस्क आर हाईली स्ट्रक्चर्ड डिस्क्रीट ऑरोरा which traces out where energetic particles excite the atmosphere after being funneled down by a patchy network of crustal magnetic field that originate from minerals on the surface of Mars। तो मार्स का मैग्नेटिक फील्ड ओके, और ये जो सोलर विंड के पार्टिकल्स हैं और मार्स के खुद के एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स आपस में रिएक्शन करके ऑरोरास पैदा कर रहे हैं। हमारे अर्थ पे ऑरोरास नॉर्थ पोल और साउथ पोल में मिलते हैं, मार्स पे उनके पूरे प्लेनेट के ऊपर एटमॉस्फेयर में ऑरोरास नजर आएंगे और रात टाइम में नजर आते हैं, हमारे यहाँ भी रात में ही नजर आते हैं। ओवरऑल अगर अर्थ के ऑरोरास की बात की जाए तो सोलर विंड्स
ये चार्ज्ड पार्टिकल्स सोलर विंड के फॉर्म पे हमारी अर्थ की सरफेस पे आती हैं। हमारा जियोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि इन सोलर विंड्स को डिफ्लेक्ट कर देता है, बट डिफ्लेक्ट करके वो पहुंच जाती हैं हमारे नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, और वहां पे हमारे नॉर्थ पोल पे, ये साउथ पोल पे, ये जो सोलर विंड पार्टिकल्स हैं वो हमारी एटमॉस्फेयर की अलग अलग गैसेस के साथ रिएक्शन करती हैं, और उसके चलते एक डांसिंग लाइट सी प्रोजेक्ट होती है पूरे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के एटमॉस्फेयर में। वैसे तो ये डांसिंग लाइट्स दिन में भी होती हैं, लेकिन जब सूरज की रोशनी होती है तो ये डांसिंग लाइट्स नजर नहीं आएंगी। रात की अंधेरे में ये डांसिंग लाइट्स बहुत क्लियरली नजर आती हैं और इनको ऑरोरा बोला जाता है। अगर ये आपको नॉर्थ पोल के ऊपर नजर आएंगी तो इनको ऑरोरा बोरियालिस बोलेंगे। नॉर्दर्न लाइट्स यूएस के अलास्का, कनाडा, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, रशिया, हर जगह पे नजर आती हैं। और वहीं पे अगर आप साउथ में चले जाओ तो इसको कहा जाएगा ऑरोरा ऑस्ट्रालिस, साउदर्न लाइट्स। तो अंटार्कटिका, चिली, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया वहां नजर आती है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में अवेयरनेस ऑफ स्पेस में न्यूज आपको काम आएगी। नेक्स्ट बात करते हैं ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, ने यह बोला है कि भाई एक कमिटी अपॉइंट की जाएगी, एडवाइजरी कमिटी। किसके लिए अपॉइंट की जाएगी? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट। ध्यान से समझिएगा, ये ओएनडीसी प्रोजेक्ट बहुत जरूरी है। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्रोजेक्ट बनाया जाएगा जिससे डिजिटल मोनोपोलीज को कम किया जा सके। मैं आपको इस न्यूज के साथ कनेक्ट करता हूं, फिर आप ज्यादा समझ पाओगे। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे रिसेंटली इल्जाम लगाए गए, यानी यहां पे अमेजॉन फ्लिपकार्ट का नाम नहीं है, बट ई कॉमर्स के प्लेयर में आप सबको पता है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट टॉप पे है। अभी अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे आप कुछ भी सर्च करते हो तो उनकी सर्च एल्गोरिदम जो चाहेगी वही आपको दिखाएगी। और अमेजॉन फ्लिपकार्ट के ऊपर ऑलरेडी इल्जाम लगाया जा रहा है कि उनके कुछ रिटेलर्स हैं जो कि बहुत फेमस हैं और वही ज्यादातर चीजें बेचते हैं अमेजॉन पे। समझ गए आप बात को? तो कहीं ना कहीं जो ये सर्च एल्गोरिदम है, जो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है अमेजॉन का, वो उनके एल्गोरिदम के हिसाब से काम करता है, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का। उसके चलते जो छोटे छोटे सेलर्स हैं इन प्लेटफॉर्म पे, वो कंपीट नहीं कर पाते बड़े सेलर्स के साथ, क्योंकि छोटे सेलर्स का सामान अमेजॉन अपने प्लेटफॉर्म पे जल्दी सर्च रिजल्ट में दिखाता नहीं है। अब यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री इंटरनेट ट्रेड क्या कर रहा है कि ओपन नेटवर्क बनाएंगे डिजिटल कॉमर्स का। इससे डिजिटल मोनोपोलीज कैसे कम किया जाएगा? तो भाई सीधी सीधी बात है कि ई कॉमर्स प्रोसेसेस को ओपन सोर्स बनाना है। अब आप बोलोगे कि यार ये ओपन सोर्स क्या होता है? तो ओपन सोर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर होगा जिस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके अलग अलग ई कॉमर्स कंपनीज अपने पोर्टल बना सकती हैं। और जितनी भी ई कॉमर्स कंपनीज इंडिया में काम कर रही होंगी, कहीं ना कहीं उनको अपने सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स करना पड़ेगा। ओपन सोर्स में क्या होता है? पहले ओपन सोर्स और क्लोज सोर्स के कुछ एग्जांपल्स देखिए। जैसे एप्पल आईफोन है, इसमें क्या होता है? आईओएस होता है। अब ये iOS क्या है? क्लोज सोर्स है। तो एप्पल जिस सॉफ्टवेयर पे चलता है, इस सॉफ्टवेयर में आप ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हो। एप्पल जिस तरीके से आपको सॉफ्टवेयर का लेआउट आपके सामने रखना चाहेगा वैसे ही रहेगा। वहीं पे गूगल का जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये ओपन सोर्स है। तो अलग अलग कंपनी जैसे सैमसंग, Xiaomi और वन प्लस जब गूगल के एंड्रॉयड नेटवर्क को, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर को अपने पे इंस्टॉल करते हैं तो उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में वो कुछ अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि सैमसंग में, Xiaomi में, वन प्लस में जो इंटरफेस होता है ना आपका, वो आपको अलग अलग नजर आएगा। सैमसंग में, Xiaomi में, वन प्लस में इंटरफेस बहुत अलग अलग नजर आएगा। अलग अलग क्यों नजर आता है? इसलिए नजर आता है क्योंकि उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की अपना खुद का मॉडिफिकेशन भी करती है ये कंपनीज। वहीं पे कोई एप्पल का फोन उठा के देख लो, एप्पल का इंटरफेस आपको यूनिफॉर्म मिलेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये जो iOS सिस्टम है ये एप्पल के फोनों में ही बिक रहा है और उसका जो लेआउट है वो एक ही रहने वाला है। ओके, लेकिन एंड्रॉयड का जो लेआउट है वो लेआउट में थोड़े बहुत चेंजेस कर सकती हैं वो फोन कंपनियां जो उस ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कर रही हैं। तब ऐसे ही ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को हमारे ई कॉमर्स इंडस्ट्री में इम्बाइब करने की बात की जा रही है। अब ओपन सोर्स से फायदा क्या होगा? अगर ओपन सोर्स को अडॉप्ट करता है कोई ई कॉमर्स फर्म तो उससे होगा क्या? तो उस ओपन सोर्स में आपकी कोडिंग लाइंस होंगी और उन कोडिंग लाइंस के हिसाब से पता चल जाएगा कि सेलर्स को कैसे ऑनबोर्ड किया जा रहा है उस प्लेटफॉर्म पे, वेंडर डिस्कवरी कैसे हो रही है। मतलब कल की डेट में मान लो आपको कंगा खरीदना है अमेजोन पे और आपने कॉम्ब सर्च मारा, तो वेंडर आएंगे ना आपके सामने जो जो कॉम्ब बेच रहे हैं, तो वो किस तरीके से सामने आते हैं सर्च रिजल्ट में, प्राइस डिस्कवरी कैसे की जाएगी, प्रोडक्ट का कैटलॉग कैसे बनाया जाएगा, ये सब चीजें ओपन सोर्स करी जाएंगी। तो कल की डेट में कोई प्लेटफॉर्म अपने मन माने जो भी रिटेलर्स हैं उनके ही सर्च रिजल्ट सामने लेके आए और बाकी सबके पीछे छुपा दे, ये नहीं हो पाएगा।
समझ गए बात को? तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर लाने की बात की जा रही है ई कॉमर्स में, जिसमें पहले से ही जो लाइंस ऑफ कोडिंग है वो सबको पता है, और उन लाइंस ऑफ कोडिंग में साफ साफ लिखा हुआ है कि कैसे वेंडर को यहाँ पे लिस्ट करना है, प्राइस डिस्कवरी कैसे बदलेगी, प्रोडक्ट का कैटलॉग कैसे रिलीज किया जाएगा, जो भी वेंडर्स यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है वो उनके सर्च रिजल्ट सामने कैसे आएंगे। तो इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। ओपन सोर्स जब आप सॉफ्टवेयर को बना दे तो चीजें ट्रांसपेरेंट रह जाती हैं। ओके, और एक बार ये ओएनडीसी इंप्लीमेंट हो गया तो सारी ई कॉमर्स कंपनी को इसको मानना पड़ेगा, और जब सारी ई कॉमर्स कंपनी इसको मानेंगी तो ये ई कॉमर्स कंपनी अपने मन मुताबिक किसी को प्रेफरेंस दे रही है और किसी को पीछे ढकेल रही है, ये नहीं हो पाएगा। और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये सब करने के लिए बहुत मशहूर है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट क्या करते हैं कि छोटे मोटे रिटेलर से बोलते हैं कि तुम को हम खरीद लेना, तुम हमारे पास आ जाओ। छोटे मोटे रिटेलर्स क्या बोलते हैं, हम नहीं आ रहे भाई साहब। तो छोटे मोटे रिटेलर्स भले ही अमेजॉन पे अपना सामान बेचते हैं, बट उनके सर्च रिजल्ट उनके सामान का आपके सामने आएगा ही नहीं। अभी उनका सर्च रिजल्ट आपके सामने आएगा भी तो उसकी रेटिंग बहुत कम होगी। रेटिंग आपके सामने किसकी अच्छी होगी, तो कोई अमेजॉन या फ्लिपकार्ट का ही कोई रिटेलर होगा, उसकी रेटिंग बहुत अच्छी होगी। और आप तो रेटिंग के हिसाब से प्रोडक्ट खरीदते हो ना, रेटिंग कमेंट्स रिव्यूज के हिसाब से। आपको क्या पता कि बैक एंड में क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें बंद करानी जरूरी है। इसीलिए ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आप कह सकते हो कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाने की बात कर रही है सरकार, और इसीलिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाने की बात कर रहा है। ओके, इसीलिए यहाँ पे कमेटी बनाई गई, एडवाइजरी कमेटी फॉर ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो ये जो काउंसिल बनाया जाएगा, एडवाइजरी कमेटी या कह लीजिए काउंसिल कह लीजिए, जो बनाया जाएगा, ये ओपन नेटवर्क्स को प्रमोट करेगा, जो कि ओपन सोर्स मेथोडोलॉजी पे काम करेंगे। उनकी ओपन स्पेसिफिकेशंस होंगे, उसमें ऑपरेशंस को स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, पूरी की पूरी वैल्यू चेन स्टैंडर्डाइज होगी। सप्लायर्स को कैसे इंक्लूड किया जा रहा है, एक्सक्लूड किया जा रहा है, इसके प्रॉपर नॉर्म्स होंगे। लॉजिस्टिक्स में एफिशिएंसी होगी और कस्टमर्स को अच्छी वैल्यू मिलेगी और डाइवर्स ऑप्शंस मिलेंगे। ये सब बातें यहाँ पे है। मतलब कहीं ना कहीं अमेजन फ्लिपकार्ट के लिए मुसीबत आने वाली है। जनरल स्टडीज पेपर 2 में गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन। और देखिए, इस प्रकार के स्टेप्स बहुत जरूरी हैं। हर प्लेयर को मार्केट में एंट्री करने का मौका मिलना चाहिए, ना कि कुछ ऐसे प्लेयर्स जो ताकतवर बने बैठे हैं। जेफ बेजोस ऐसे थे ना, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने बैठे हैं। समझ गए ना? कंपटीशन तो एलिमिनेट करना पड़ेगा। हर फील्ड में कंपटीशन एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है, चाहे वो आपका अमेजॉन जैसी कंपनी हो, चाहे कोचिंग इंडस्ट्री हो। हर जगह पे जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है और चीजों को मोनोपोलाइज करने की कोशिश की जाती है, और वो ई कॉमर्स में भी होता है। तो यहाँ पे यही चीज करने की कोशिश, रोकने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, इथोपिया रिज्यूम्स फिलिंग डिस्प्यूटेड डैम। आपको पता होना चाहिए, पिछले कुछ 7-8 महीने में मैंने एक न्यूज डिस्कस की थी ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम के बारे में। ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम काफी बड़ा डैम है, 6.45 गीगावाट से इसकी कैपेसिटी है। आपको यहाँ पे कुछ नक्शा दिखाना चाहता हूँ। ये आपको इजिप्ट दिख रहा है, सूडान दिख रहा है, इधर इथोपिया दिख रहा है। दो देखिए, जो नील नदी है दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट नदियां हैं। अभी नील नदी की दो मेन ट्रिब्यूटरीज है, एक व्हाइट नाइल, एक ब्लू नाइल। ये है आपकी ब्लू नाइल, और इधर जो आपको दिख रही है वो व्हाइट नाइल है। ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल सूडान के खार्तुम शहर में मिलती हैं और फाइनली वो बहते हुए इजिप्ट में घुसती हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जो ब्लू नाइल वाली नदी है ये इरोजिनेट होती है इथोपिया के अंदर से। इथोपिया के लिए एक मेजर वाटर सोर्स है, और इसी इथोपिया के अंदर एक डैम है ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम। और इस ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम को लेके सूडान और इजिप्ट इथोपिया के अगेंस्ट खड़े हुए हैं। अब ये बहुत ऑब्वियस है, ये अगेंस्ट क्यों खड़े हुए हैं। देखिए, साउथ सूडान और युगांडा जहां से ये व्हाइट नाइल बहती हुई आ रही है, इन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये अपस्ट्रीम स्टेट्स हैं। ब्लू नाइल का पानी अगर कम हो जाता है इस व्हाइट नाइल के मिलने के पॉइंट पे, तो कहीं ना कहीं ओवरऑल ये जो पानी का फ्लो है वो सूडान के कुछ इलाके में और पूरे इजिप्ट में कम हो सकता है। इस बात पे सूडान और इजिप्ट नाराज है। सूडान और इजिप्ट का कहना है कि भाई, इथोपिया अगर इतना बड़ा डैम अपने यहाँ बनाएगा तो ब्लू नील में तो पानी खत्म हो जाएगा, और ब्लू नील में पानी खत्म हो गया तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए इथोपिया में जो ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम बना है, इसके अगेंस्ट खड़े हैं यहाँ पे ये आपका सूडान और इजिप्ट। ये सूडान और इजिप्ट की जो लोकेशन है ये याद रखिएगा। थोड़ा बहुत हम इंफॉर्मेशन इस ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम के बारे में ले लेते हैं। इसको पहले मिलेनियम डैम भी बोला जाता था, कभी कभी इसको हिदासे डैम भी बोला जाता है। ग्रेविटी डैम है, ऑन ब्लू नाइल रिवर, इथोपिया में है, और 2011 से इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कहां पे, तो इथोपिया के बेनिन शागुल गुमुज रीजन में है, लगभग सूडान के बॉर्डर से 45 किलोमीटर दूर है। यह डैम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, इथोपिया में एक्यूट एनर्जी क्राइसिस है।
वहां पे पावर प्रोडक्शन कैपेसिटी उनकी काफी कम है और पावर चाहिए लोगों के इस्तेमाल के लिए भी और इंडस्ट्रीज चलाने के लिए भी। तो ओवरऑल इस डैम की कैपेसिटी 6.45 गीगावाट्स की जा रही है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि इथोपिया की जो ये एनर्जी क्राइसिस है काफी हद तक इस डैम से सॉल्व की जा सकती है। इसीलिए इथोपिया के लिए डैम बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये डैम बन जाता है तो ये अफ्रीका में सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा और पूरी दुनिया में 7th लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी के रेट के हिसाब से आप इसको बनने पे जाओगे ना, तो 4 से 7 साल तो इस डैम को भरने में लग जाएंगे, इतना बड़ा डैम है। जो पहला फेज था इस डैम को भरने का, वो शुरू हुआ तो जुलाई 2020 में। इस डैम को लेके पहले ही इथोपिया, सूडान और इजिप्ट में बहुत लंबे समय से बातें चल रही हैं, बहुत लंबे समय से एग्रीमेंट साइन करने की कोशिश की जा रही है। अब जो भी एग्रीमेंट अभी तक साइन किए गए हैं उस हिसाब से तो डैम भरने में 4 से 7 साल लग जाएंगे। इथोपिया जल्दी डैम भर के इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन शुरू करना चाहता है। और प्रॉब्लम यहाँ पे किसको होगी? सूडान इजिप्ट को। सूडान इजिप्ट, अभी देखिए इथोपिया की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया। इथोपिया की सरकार ने बोला कि भाई हम सेकेंड फेज स्टार्ट कर रहे हैं इस मेगा डैम के रिजर्वायर को फिल करने का। जुलाई 2020 में पहला स्टेज स्टार्ट हुआ था और अब सेकेंड फेज स्टार्ट हो रहा है। मतलब अपर ब्लू नाइल नदी से पानी निकाला जाएगा और इस ग्रैंड इथोपियन रिनेसा डैम में भरा जाएगा। तो इजिप्ट और सूडान नाराज है। इजिप्ट और सूडान बोल रहे हैं कि भाई जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर मीटिंग बुलाई जा रही है, जब पहले हम लोग थोड़ी बहुत बातचीत कर रहे हैं, तो अब अपने हिसाब से क्यों भर रहे हो डैम? इथोपिया बोल रहा है कि भाई हमें तो डैम भरना ही पड़ेगा ना। हमने ये जो डैम बनाया है, अगर हम इसको भरेंगे नहीं तो ना हम आसपास का इरिगेशन कर पाएंगे, ना हम बिजली पैदा कर पाएंगे, तो क्या मतलब है? इजिप्ट और सूडान दोनों बोल रहे हैं कि आप यूनिलैटरली नहीं चल सकते। आप यूनिलैटरली ब्लू नील का पानी निकाल के अपने डैम के लिए इस्तेमाल करके हमारी कंट्री में पानी का फ्लो कम नहीं कर सकते। तो पूरा बवाल सा छिड़ गया है और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये मैटर ऑब्वियस सी बात है डिस्कस होगा। ये मैटर इतना बड़ा है ना, मैं आपको बता दूं इसके ऊपर जंग भी हो सकती है। अगर कल की डेट में इथोपिया इस डैम के अंदर जबरदस्ती पानी भरने लगे ना, तो हो सकता है सूडान और इजिप्ट मिलकर अटैक कर दें इथोपिया के ऊपर, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो वॉर का कारण बन सकती है। और इथोपिया इस समय पर अटैक मतलब झेल नहीं सकता। उसका रीजन ये है कि इथोपिया के नॉर्दर्न पार्ट में टिक्रे रीजन में ऑलरेडी एक क्राइसिस चल रही है। तो इथोपिया इंटरनली ऑलरेडी जल रहा है, एक सिविल वॉर झेल रहा है। उसके ऊपर से डैम के चलते अगर सूडान इजिप्ट अटैक कर देता है, जो कि कर सकते हैं, क्योंकि अगर पानी उनकी नदियों में कम हुआ, देखिए ये जो नील नदी है ना, ये सूडान इजिप्ट दोनों की लाइफलाइन है, और अगर आपकी लाइफलाइन में पानी कम होगा तो जंग तो भाई हो सकती है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसके ऊपर बातचीत होगी। बस यही आशा की जा सकती है कि सब कुछ पीसफुली निपटाया जाए। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज आपको काम आएगी। और आज की आखिरी न्यूज, ऑयल प्राइसेस जंप आफ्टर ओपेक मीटिंग फॉल अपार्ट। देखिए आपको पता ही है ओपेक प्लस के अंदर बहस चल रही है और एक कंट्री यहां पे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। एक पॉलिसी की बात की जा रही है। इस पॉलिसी के बारे में मैंने बहुत ढंग से कुछ दिन पहले आपको समझाया था कि भाई पॉलिसी रिवाइज करने की बात की जा रही है। सऊदी अरेबिया और रशिया ने मिलकर जो भी प्लान सामने रखा है उसको यूएई अपोज कर रहा है। यूएई बोल रहा है कि भाई देखो, मेरे जो प्रोडक्शन बेंचमार्क है उनको बढ़ाओ। ओपेक प्लस ने जो भी कार्टेलाइजेशन में ये तय किया है कि ये कंट्री इतना प्रोडक्शन करेगा, ये कंट्री इतना प्रोडक्शन करेगा, यूएई का बोलना है कि भाई हमको जो प्रोडक्शन कोटा तुमने दिया है वो बहुत कम दिया है, तो तुम इसको बढ़ाओ। सऊदी अरेबिया और बाकी कंट्रीज क्यों नहीं मान रही हैं? क्योंकि फॉर्मूले के तहत ओपेक के अंदर प्रोडक्शन कोटास एलोकेट किए जाते हैं। अब अगर यूएई का प्रोडक्शन कोटा बढ़ता है तो बाकी सारी कंट्रीज का प्रोडक्शन कोटा बढ़ाना पड़ेगा। तो उससे होगा ये कि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तेल का, और ये कंट्रीज मिलकर कार्टेलाइजेशन कर रही हैं। हुआ ये था कि पैंडेमिक से पहले ही तेल की डिमांड कम थी, पैंडेमिक की बाद तेल की डिमांड और कम हो गई, प्रोडक्शन ज्यादा था तो तेल के दाम बहुत नीचे चले गए। इन कंट्रीज ने तेल की प्रोडक्शन कम कर दी, अब तेल के दाम बहुत ऊपर चले गए। अब तेल के दामों को कम करने के लिए, थोड़े बहुत प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे ओपेक प्लस मिलके एक पॉलिसी डिसाइड नहीं कर पा रहे। और जो सबसे बड़ा अपोजिशन प्लेयर है वो है यूएई। यूएई कह रहा है कि हमारा प्रोडक्शन कोटा बढ़ाओ, बाकी कंट्रीज कह रही कि तुम्हारा बढ़ा देंगे तो सबका बढ़ाना पड़ जाएगा, तो ओवरऑल केओस फैल जाएगा। और उसके चलते ये मुद्दा लगातार 2-3 दिन से इन न्यूज में है। ठीक है भाई, ओवरऑल ये जो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं, इसमें 13 कंट्रीज हैं, 50% ऑफ द ग्लोबल ऑयल सप्लाईज और 90% ऑफ द प्रूवल ऑयल रिजर्व्स ये ओपेक प्लस कंट्रीज के अंदर आते हैं। जनरल स्टडीज पेपर 2 में इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड देयर मैंडेट और इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज इन पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट इन डायस्पोरा में न्यूज आपको काम आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आज के करंट अफेयर से आपको कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई है, बट
मैं चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आपको पूरी मिले। बहुत सारे लोगों को शिकायत रहती है कि करंट अफेयर्स कम डिस्कस होते हैं, करंट अफेयर्स छूट जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप मेरी सारी करंट अफेयर्स की वीडियोस देख रहे हैं, अगर आप मेरे एडिटोरियल और डेली एनालिसिस, ये जो करंट अफेयर्स वाला आता है, ये देखते हैं, तो आपकी करंट अफेयर्स का कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं छूटेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे और गुड बाय। और हाँ, करंट अफेयर्स को और एज देने के लिए वेबसाइट का कंटेंट भी पढ़ सकते हैं, वहां पे भी मैं काफी अच्छा कंटेंट अपलोड करता हूँ। गुड बाय।